वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट, जो 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट है और जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हम इसको बहुत जगह पे यूज़ करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक ही इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट का केस, चलो डिस्कस करते हैं मोल कंसेप्ट। लेकिन मोल कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हमें एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो जो बातें हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। चलो बेटा डिस्कस करते हैं फिर आज का टॉपिक, दैट इज मोल कंसेप्ट। If we talk about mole concept, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक में दो चीजें आपको जल्दी से करा देता हूं मैं, दैट इज एटम, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं। एटम्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल, दे आर अल्टीमेट particle of an element which may or may not have independent existence। उनकी एटम्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। या अल्टीमेट पार्टिकल मतलब सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी मैटर की, दैट इज एटम, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जो अल्टीमेट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अब उसमें क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब बात करें इसमें एग्जांपल ले जल्दी से हम कि कैसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और नहीं होती बेटा। तो जैसे आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन हमेशा आपको H2 की फॉर्म में मिलता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन H2 फॉर्म, नॉट इन एटॉमिक फॉर्म। सो यहां पे हाइड्रोजन का एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस के अंदर बेटा। क्लियर है? डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में बेटा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब इसी तरीके से और भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया, I2 हो गया, O2, N2, ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। डन, ये सब के सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अब इसके अलावा दूसरा केस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो होती हैं सारी की सारी नोबल गैसेस। आपने नोबल गैसेस देखी होंगी बेटा, और नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली बेटा। क्लियर है? ये हम बात कर चुके हैं, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, इन एटॉमिक फॉर्म ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा। अब देखो ये तो हो गया एटम की बात, डन। अब बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की बेटा, दैट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ, they are ultimate particles of a compound। किसी भी कंपाउंड के ये अल्टीमेट लास्ट पार्टिकल होते हैं बेटा, which have capable, which are capable of independent existence। they are capable of independent existence बेटा, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल्स बेटा देखो किसी भी तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यू मे हैव अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यू मे हैव अ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं बेटा, जैसे हमने यहां पे शो किया, देखो ये रे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, सेम काइंड ऑफ एटम्स है यहाँ पे।
और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं बेटा जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम होते हैं बेटा, जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, इस तरीके से जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हों, उनको हम बोलते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स भी इस तरीके से आते हैं बेटा। अब देखो इनके बाद मॉलिक्यूल्स और इसके बाद टर्म आती है बेटा जो मोल कंसेप्ट में यूज होगी, जो मोल कंसेप्ट में यूज होगी टर्म, उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखो ये तो बेसिस है, इसके बेसिस पे ही सारा मोल कंसेप्ट चलेगा, इनकी हम बार बार बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। दैट इज वाई मैंने आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दिया एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखो बेटा बात करते हैं इसमें एटॉमिक मास की। नाउ विल टॉक अबाउट एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास क्या होता है। देखो एटॉमिक मास की बात करें हम लोग तो व्हाट वी हैव, इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बात करें बेटा हम लोग तो देखो हम क्या कहेंगे इसमें, हम कहेंगे एटॉमिक मास के केस के अंदर कि किसी भी एटम का मास कितना है, व्हाट इज द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम। एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है बेटा दैट इज एटॉमिक मास। लेकिन वहां पे बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि एटॉमिक मास को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अब आप कहोगे सर एटॉमिक मास तो हमें ऐसे ही याद है, लेकिन बेटा जो आप एटॉमिक मास देख रहे हो टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, दे आर रिलेटिव एटॉमिक मास, दे आर नॉट एक्चुअल एटॉमिक मास। तो किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक मास याद रखना बहुत मुश्किल होता है बेटा, ठीक है। और एक दो का तो आप याद भी रख लोगे जब आपको पता है कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में 125 से लेके 130 तक के एलिमेंट आज तक डिस्कवर हो चुके हैं बेटा, क्लियर है। तो उन सब का एटॉमिक मास उन फ्रैक्शंस के फॉर्म में याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा इसमें एक, तो एग्जांपल क्या है कि हाइड्रोजन का लेता हूं बेटा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एक्चुअल एटॉमिक मास दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है बेटा। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हाइड्रोजन के एक एटम का मास ये है बेटा। अब आप खुद सोचो, हीलियम के एटम का मास कुछ और होगा, लिथियम के का कुछ और होगा, बेरिलियम के का कुछ और होगा। इस तरीके से एटॉमिक मास क्या बेटा याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस तरीके से एक्चुअल मास याद रखने लग गए बेटा, ये क्या मैंने शो किया यहां पे एक्चुअल मास, ये क्या है बेटा आपका एक्चुअल मास, और अगर आप इस तरीके से एक्चुअल मासेस को याद रखने लग गए तो बहुत मुश्किल होगा और बार बार आप भूलने लग जाओगे बेटा उनको, क्योंकि आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर बार बार याद करेंगे, फिर कंफ्यूजन होगी किसमें -24 था, किसमें -23 है, किसमें 2.6 है, किसमें 1.99 है, क्या केस है बेटा सारा, वो आपको फिर दोबारा से चेक करने पड़ते हैं, क्लियर है। तो इसलिए वहां पे सोचा गया क्यों ना हम इस एटॉमिक मास को रिलेटिव मास के अकॉर्डिंग बेस पे एक्सप्लेन कर दें, और एक्सप्लेन कर इस तरीके से करें कि जिसको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए, जिसको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाए, और वो एक्चुअल ना आए, वो क्या आ जाए रिलेटिव मास आ जाए विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एलिमेंट। तो वहां पे क्या किया बेटा उन्होंने, जब ये बात डिस्कस हुई कि भाई अब हमें एक रेफरेंस एलिमेंट लेना है, और रेफरेंस एलिमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास दे देंगे, किसी भी एटम का एटॉमिक मास दे देंगे बेटा वहां पे। जब आप एटॉमिक मास दोगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एलिमेंट, तो दैट एटॉमिक मास इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उस रेफरेंस एलिमेंट को ढूंढने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है बेटा, क्लियर है। ऐसा ही नहीं था कि पहली बार में ही उन्होंने कहा कि भाई ये वाला रेफरेंस एलिमेंट ले लेते हैं और इसके बेस पे कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कंडीशन होती है ना, आप किसको रेफरेंस एलिमेंट मान रहे हो, और जो रेफरेंस एलिमेंट आप मान के चल रहे हो क्या वो सबके साथ रिएक्ट कर रहा है, डायरेक्टली रिएक्ट करे, इनडायरेक्टली रिएक्ट करे, क्या वो इजीली अवेलेबल है नेचर के अंदर। अगर इजीली अवेलेबल है तो जो उसके आइसोटोप्स हैं क्या उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट थे जो उसमें आए बेटा, और वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा कैसे एलिमेंट्स का सिलेक्शन हुआ और कैसे उनको डिस्कार्ड किया गया फिर बाद में, और कैसे अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सिलेक्शन के बाद जो भी हम एटॉमिक मास आजकल देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली दिया गया बेटा।
फिर हम एक दो एलिमेंट के एटॉमिक मास कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अब देखो यहां पे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस एलिमेंट। सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस एलिमेंट। रेफरेंस एलिमेंट के सिलेक्शन के लिए बेटा भी कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़े। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज से ओवरकम करना था। हम चाहते थे कि ये चीज याद करना हमारे लिए मुश्किल है भाई, हम इसको इजी करना चाहते थे ताकि हर एक को वो इजीली याद हो जाए, और कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट, यू कैन इजीली गिव कि दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। तो उसके बेसिस पे हमें क्या क्या सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस एलिमेंट करना पड़ा। सबसे पहले उनको ध्यान आया बेटा हाइड्रोजन का ही। दे थॉट कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है दैट इज द बेस्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्टिवली उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन इज 50.99 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है बेटा, जो ऑक्सीजन है यहां पे, ऑक्सीजन का जो एटम है दैट इज 15.99 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो उन्होंने इस तरीके से बताया, लेकिन क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन था वो सभी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन जो गैस है वो सभी से रिएक्ट नहीं करती थी बेटा, क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग है, और सबसे ना रिएक्ट करने के कारण, रिएक्टिविटी कम होने के कारण क्या हुआ बेटा, इसको हमें छोड़ना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा। क्यों डिस्कार्ड करना पड़ा? इस हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया बेटा इसको हम लोगों ने। वाई वी डिस्कार्ड इट? बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, लेसर रिएक्टिविटी। क्या है बेटा वहां पे उसकी लेसर रिएक्टिविटी थी। क्लियर है? इसलिए हमें डिस्कार्ड कर दिया, दिस एलिमेंट वॉज डिस्कार्डेड। ठीक है, एट दैट टाइम, उस टाइम पे इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यार हाइड्रोजन नहीं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल होती है ना बेटा, सारे जहां पे आपको पता है ऑक्सीजन है, ये तो वो इजीली अवेलेबल है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को यूज कर ले तो उसका केस हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर उन्होंने जो रेफरेंस एलिमेंट माना बेटा दैट वाज ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन लेके चले। लेकिन ऑक्सीजन के केस में एक प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम क्या आई कि जब वो ऑक्सीजन को रिएक्ट करा रहे थे अलग अलग एलिमेंट से, तो ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स थे वो भी उसमें इंटरमिक्स कर रहे थे बेटा, इंटरफेरेंस कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि हम एक्चुअलिटी में उसके और एलिमेंट्स के रिलेटिव मास को कैलकुलेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। और उसके पीछे जब उन्होंने स्टडी किया उसको डीप, तो पता चला कि जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा, इसलिए ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को डिस्कार्ड, इट वॉज डिस्कार्डेड, दिस इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन वर नॉट, या लिखो बेटा आर नॉट इजिली सेपरेबल। हम उनको इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ऑक्सीजन को भी क्या कर दिया गया बेटा, वहां पे डिस्कार्ड कर दिया गया कि भाई आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन को हम इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, और जब हम रिलेटिव मास किसी का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे इसके आइसोटोप इंटरफेरेंस कर रहे हैं और हमें रिलेटिव मास प्रॉपरली नहीं आ रहा है। इसलिए क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया कि भाई ऑक्सीजन को भी छोड़ो, इस पे भी कांटा मार दिया गया बेटा। देखो इस पे भी कांटा मार दिया और इस पे भी कांटा मार दिया। देन उनके ध्यान में आया बेटा थर्ड एलिमेंट, एंड दैट इज कार्बन। कार्बन का ध्यान आया उन्हें कि कार्बन ले सकते हैं क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है बेटा, आपको पता है हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने कहा कार्बन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कार्बन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो कार्बन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये आया। दूसरा देखा बेटा, जो आइसोटोप्स होते हैं इसके C12, C13 एंड C14, दे आर इजिली सेपरेबल। इनको हम इजिली सेपरेट कर सकते थे, दे आर इजिली सेपरेबल। इनको क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, इजिली सेपरेट कर सकते थे। डन बेटा, तो ये केस आ गया C12, C13 और C14 को। तो अब जब ये पता चला कि ये सबसे रिएक्ट भी कर रहा है और इसके आइसोटोप्स जो हैं वो इजिली सेपरेबल हैं, तो उन्होंने इसको रेफरेंस एलिमेंट मान लिया और इस पे स्टंप लगा दी गई बेटा कि हम कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट मानेंगे। लेकिन कार्बन को भी रेफरेंस एलिमेंट मानने से पहले यह सोचा गया कि उसके किस आइसोटोप को रेफरेंस मानेंगे। तो C12 को बेटा वहां पे रेफरेंस एलिमेंट माना गया और इस C12 के बेस पे क्या 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 हुआ बेटा, हमने सारे एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए हुए हैं किसी भी एलिमेंट के बेटा, किसी भी एटम के। जितने भी एटम दे रखे ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सब के एटॉमिक मास इस C12 के बेसिस पे कैलकुलेट किए गए हैं। रिलेटिव मासेस है बेसिकली वो, जो हम याद रखते हैं बेटा। क्लियर है। अब क्या फॉर्मूला दिया फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, उस एलिमेंट का, एक एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है बेटा, मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ C12 atom. This is the formula by which we have calculated so many atomic masses of atoms present in the periodic table बेटा। ये फॉर्मूला है जिसके बेस पे हमने बहुत सारे एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए हुए हैं और जो आप याद रखते हो बेटा। क्लियर है केस, क्या करते हो आप, जो आप याद रखते हो कि क्या एटॉमिक मासेस हैं, किस तरीके से आएंगे बेटा, क्या होगा, तो उसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं बेटा, ये हम याद रखे जाते हैं। डन। जैसे अगर हम बात करें बेटा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताता हूं बेटा, देखो ध्यान से सुनना इसको। हम कहते हैं यहां पे कि जो कार्बन था उससे ही रेफरेंस ले लिया गया बेटा। रेफरेंस ले लिया मतलब उसके एक एटम के मास को, द 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम को हमने 1 AMU मान लिया बेटा। वो कैसे, देखो, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आ गया बेटा, देखो क्लियर है। एंड दिस मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, दिस इज नोन एज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हमने इसको एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने बता दिया कि जो मास होगा एक कार्बन के, एक एटम का, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट होगा बेटा। रेफरेंस के लिए हमने उसको इस तरीके से लिख लिया बेटा। जो एक्चुअल मास था कार्बन का उसको हमने इस तरीके से निकाल लिया, डिवाइड बाय 1/12 करके बेटा। क्लियर है केस। तो वो आ गया हमारे पास, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU का मतलब क्या होता है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब ये ना बहुत लंबी टर्म बन गई है, इसलिए आजकल एटॉमिक मास यूनिट की जगह वी यूज यूनिफाइड। क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग, यूनिफाइड, और उसको स्मॉल यू से शो करते हैं बेटा। उसका सिंबल क्या है, दैट इज स्मॉल यू बेटा। कि स्मॉल यू के केस में क्या आता है, उससे हम इसको इस तरीके से शो कर देते हैं बेटा। अब देखो ये केस आ गया बेटा। अब इस फॉर्मूले को लगा के
किसी भी एटम का अगर आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे तो दैट एटॉमिक मास विल बी इन AMU और यूनिफाइड में आएगा बेटा। क्लियर है। अब देखो हाइड्रोजन की बात कर रहा था मैं, आपको बताता हूं हाइड्रोजन का कैसे कैलकुलेट किया गया बेटा इसमें। तो अब देखो इसका केस बेटा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। देखो हम बात करते हैं बेटा यहां पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम बेटा। क्लियर है केस। अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा, वो आपको बताया 1.67 × 10⁻⁻24। इसके आगे भी होता है बेटा, मैं अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूं। इसी तरीके से बेटा नीचे हमने क्या लिखा है 1.66 × 10⁻⁻24 दिस द मास ऑफ कार्बन एटम, वन कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया बेटा जिसको हम 1 AMU बोलते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1.008 AMU। तो ये क्या आ गया बेटा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो ना बेटा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U या 1.008 AMU। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया गया बेटा। अब देखिए ये एक फिक्स नंबर बन गया, दिस इज द फिक्स नंबर। ये एक फिक्स क्वांटिटी है 1 AMU, जिससे आप क्या करोगे हर एक एटम के एक्चुअल एटॉमिक मास को डिवाइड करोगे। किसी भी एटम का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा उससे आप इसको डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट द रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट और एटम बेटा। क्लियर है। इस तरीके से बेटा आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, इस तरीके से आप किसी और का भी निकाल सकते हो बेटा। डन है। क्लियर है केस ना। किस तरीके से देखो बेटा, अगर आपसे कोई कहे कार्बन का निकालना है, हमें कार्बन का निकालना है एटॉमिक मास, सपोज लेट इट बी, आपको कोई बोल दे कार्बन का हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कहोगे बेटा कि कार्बन के एटॉमिक मास में मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन दैट इज 1.992648 into 10⁻⁻23 and divided by this 1.66 into 10⁻⁻24 बेटा, then you will get 12 AMU। तो आपको 12 AMU आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन के केस में बेटा क्या आ जाएगा वहां पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। क्या करोगे आप उस केस के अंदर, दैट विल बी 15.99 AMU विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इस अबव फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके से हम एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली बेटा। क्लियर है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस दे रखे हैं एलिमेंट्स के बेटा, याद रखना वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं एंड दे आर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। वो कार्बन 12 के रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं बेटा, दे आर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। कार्बन 12 के रेस्पेक्टिवली सारे के सारे वो एटॉमिक मास शो किए गए हैं बेटा वहां पे। डन है बेटा। क्लियर है केस। अब देखो एटॉमिक मास का केस तो ये हो गया बेटा कि किस तरीके से हम एटॉमिक मास निकालेंगे। अब आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो है बेटा वो याद रखने होंगे। अब देखो कैसे याद रखने होंगे बेटा आपको एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के। पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए, और 11th क्लास में और 12th क्लास में बेटा अगर आप एटॉमिक मासेस याद रखते हो पहले 20 एलिमेंट के, तो आपके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। सहूलियत मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना, बहुत सारी चीजों को पता लगाना बेटा। क्लियर है केस। तो अब देखो बात करते हैं बेटा हम उसमें कि एटॉमिक मासेस क्या होते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं पहले, डन बेटा। देन वी राइट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और इससे पहले बेटा हम लिख देते हैं सिंबल कि सिंबल क्या होंगे। क्लियर है। अब पहला सिंबल जो आता है यहां पे दैट इज हाइड्रोजन।
एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1.008। दूसरा आता है बेटा हीलियम 2, एटॉमिक मास 4। मैं इस तरीके से लाइन लगा देता हूं बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। कार्बन का नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन बेटा 8, 16। फ्लोरीन दैट इज 9, एटॉमिक मास इज 19। अब इसी तरीके से आगे मूव करते हैं बेटा। देखो पहले सिंबल लिखूंगा, इसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद नियॉन। एटॉमिक ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, एंड दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया 10, एटॉमिक मास 20। फिर सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम 12, 24। फिर एल्यूमिनियम 13, 27। फिर सिलिकॉन 14, 28। देन वी हैव phosphorus 15, 31. Then we have sulfur 16, 32. Then we have chlorine 17, 35.5। इसको राउंड ऑफ कर लो बेटा, इसको बताऊंगा इसका फ्रैक्शन में क्यों आया है। वाई दिस एटॉमिक नंबर मास इज इन फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन में क्यों आया है उसकी बात करेंगे। एंड देन आर्गन 18, 40। पोटेशियम 19, 39। एंड लास्ट है कैल्शियम 20 एंड 40 बेटा। तो ये पहले 20 एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए बेटा। इन सब के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता होने चाहिए बेटा। तो आप चाहो तो याद भी कर सकते हो विद सिंबल कि क्या क्या होते हैं और किस किस तरीके से। तो मैंने सीक्वेंस में बेटा आपको सारे के सारे लिखा दिए इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो मैंने यहां पे एक एलिमेंट को रेड सर्कल में रखा हुआ है, रेड बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है। और रेड बाउंड्री के अंदर क्यों रखा गया बेटा उसको, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है बेटा कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है अब तक फ्रैक्शन में नहीं देखा बेटा हमने, सिर्फ इसको छोड़ के। अदरवाइज इसको भी बेटा जो हाइड्रोजन है इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं बेटा। हम क्या लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 1, इस तरीके से लिख लो बेटा, दैट इज 1। क्लियर है, किसी भी केस में नहीं होता, इसी केस में हम लेके चलते हैं कि 1 हो गया बेटा, डन। अब इसका 35.5 ही लेके चलते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा वो मैं आपको बताता हूं, क्लियर करता हूं। देखो बेटा यहां पे अगर एटॉमिक मास जो दिए हुए हैं सारे के सारे, दे आर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन तो है ही है, लेकिन आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का आइसोटोप्स मिलते हैं बेटा। वी गेट द आइसोटोप्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। जनरली बहुत सारे एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्लोरीन भी उनमें से एक है बेटा। जो क्लोरीन था उसका जो एटॉमिक मास लिखा था वो भी उनमें से एक है बेटा, कि आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करता है आइसोटोपिक फॉर्म में। तो देखो बेटा कैसे कहते हैं हम लोग इसमें, तो जब आपके कोई भी एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इफ एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन isotopic forms, then its average
atomic mass is written in the periodic table, periodic table में उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ होता है बेटा। उसके एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, फिर हम उसको आइसोटोप्स के बेसिस पे उसका मास कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट मास इज एवरेज एटॉमिक मास। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो बेटा, सपोज करो you are having element A and it exists in 3 isotopic form, 3 isotopic forms। डन बेटा। तो 3 आइसोटोपिक फॉर्म की बात करें तो कैसे, देखो बेटा, एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोपिक फॉर्म मतलब ए जिसका मास ए है, एक ए जिसका मास बी है, एक ए जिसका मास सी है बेटा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बेटा। और इसकी अबंडेंस कितनी है बेटा, ए वाले की अबंडेंस सपोज करो परसेंटेज में दे रखी है, दैट इज पी, दिस इज अबंडेंस। ये क्या बेटा, अबंडेंस। ए की कितनी है बेटा, ए कितनी है, पी, स्मॉल पी लिख लेता हूं बेटा। एंड इस वाले कितनी है बेटा, क्यू, स्मॉल क्यू। एंड इसकी अबंडेंस कितनी है, आर, स्मॉल आर। ये अबंडेंस दे रखी है बेटा, क्लियर है। दिस अबंडेंस मे बी इन परसेंटेज, दिस इज गिवन मे बी इन परसेंटेज और इन फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शंस। ये जो अबंडेंस दे रखी है बेटा, ये परसेंटेज में भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है बेटा, क्लियर है। तो अब देखो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू आइसोटोपिक मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस। देखो बेटा कैसे, ए इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू प्लस आर बेटा। बेसिकली अगर आप पी प्लस क्यू प्लस आर लोगे, अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो 100% आएगा, अगर फ्रैक्शन में दे रखी है तो 1 आएगी वैल्यू इसकी। तो इसकी हेल्प से बेटा हमने जो क्लोरीन का मास कैलकुलेट किया, दैट कम आउट्स टू बी 35.5। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन 35.5 ओवर देयर इन केस ऑफ क्लोरीन बेटा। क्लोरीन केस में हमने इसलिए वो लिखा था वहां पे। डन है बेटा। अब देखो ये तो आ गया एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का तरीका। नाउ विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूलर मास। चलो मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करने से पहले एक और एटॉमिक मास की चीज खत्म कर देते हैं बेटा। एक टर्म हम यूज करते हैं कई बार, बहुत जनरल टर्म यूज करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा यूज होती है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, यू टॉक अबाउट ग्राम एटॉमिक मास मतलब GAM, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इफ द मास of any element या any atom is expressed in gram, then that is gram atomic mass। तो वो क्या होगा बेटा, ग्राम एटॉमिक मास होता है। अगर आप एक्सप्रेस करो किसमें, सिर्फ ग्राम में। जैसे हाइड्रोजन का क्या था मास बेटा, 1.008 AMU। इफ आई राइट 1.008 ग्राम, तो इसका एक ग्राम एटॉमिक मास होगा। दिस विल बी
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है बेटा। तो सिर्फ हमने क्या किया है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया बेटा यहां पे। अब देखो इसी तरीके से बेटा हम क्या कहेंगे, सेकंड आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास की बात करें बेटा तो क्या कहोगे आप, किस तरीके से निकालोगे, देखो इट इज सम ऑफ atomic masses, it is sum of atomic masses of, it is the sum of atomic masses of different atoms multiplied by their number. It is the sum of atomic masses of different atoms multiplied by their number in a molecule is known as molecular mass. क्या बोलते हैं उसको बेटा, मॉलिक्यूलर मास, उसको मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं बेटा। क्लियर है। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस का सम लेना है बेटा यहां पे, देखो इट इज इक्वल सम ऑफ एटॉमिक मासेस। 2 मिनट रुको बेटा, देखो ये आ गया बेटा, इट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर, कितने एटम्स हैं उसके मॉलिक्यूल के अंदर, उससे मल्टीप्लाई करना है उसका एटॉमिक मास, ठीक है, और सबका सम कर देना है। कार्बन के कितने हैं 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2, तो क्या आ गया 44 U बेटा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से बेटा आपको बोले H2SO4, तो 2 इंटू 1, 2 एटम है, एक इसका मास होता है, प्लस 1 इंटू 32, एक एटम है सल्फर का, 32 उसका मास होता है, प्लस 16 इंटू 4 इंटू 16 बेटा, 4 एटम है और 16 उसका मास होता है। जब आप इन सबको प्लस करोगे देन यू विल गेट 98 U बेटा। क्लियर है, ये आ गया। इसी तरीके से C6H12O6 का कैलकुलेट करोगे बेटा, 6 इंटू 12, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से बेटा C12H22O11, इसका आप मुझे बताना कल कि क्या आता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास बेटा। एंड इस तरीके से H3PO4, H3PO2 बेटा, इनके ही बताना बेटा। नाइट्रिक एसिड NaOH, KOH, CH3COOH, यूरिया NH2CONH2 एक्सेट्रा बेटा। इन सब के एटॉमिक मासेस, सॉरी मॉलिक्यूलर मासेस आपको मुझे बताने हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि इनके मॉलिक्यूलर मासेस क्या होंगे बेटा। वी विल डिस्कस ऑल द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स बेटा, जितने भी दे रखे हैं। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास बेटा। अगर आप इस मॉलिक्यूलर मास को, इफ यू एक्सप्रेस्ड दिस मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो वी कॉल इट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं GMM, ठीक है। इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल, if the mass of molecule is expressed in gram, then it is
नोन एज GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे बेटा H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 98 ग्राम। ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा? 180 ग्राम। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? ये आपको बताना है मुझे, आप बताना है एक्सप्रेस करके कितना आता है बेटा। तो ये केस आ गया बेटा, हमारे पास क्या आ गया? ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का केस है। अब ये जो सारे केस बताए बेटा मैंने, ये सारे के सारे केस मोल कंसेप्ट के अंदर यूज होंगे। ये सारे के सारे केस क्या होंगे बेटा? मोल कंसेप्ट के अंदर हम यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे उनको और कैसे इनका यूज आएगा बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।